हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 22 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है ये ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस कब्जे का जो जो देश विरोध कर रहा है उन सभी पर इन्होंने 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो विरोध करने वाले देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? तो ये बिहार में। अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया है? तो ये इजराइल हो जाएगा। किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। जो 2026 में विजय हजारे ट्रॉफी जो आयोजित किया गया है उसका खिताब किसने जीता? विदर्भ ने। ये पहला बार जीता है। विश्व आर्थिक मंच की 56वीं सालाना मीटिंग जो है दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। योवेरी मुसोविनी ये युगांडा के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 200 अरब डॉलर का ये अपना टारगेट रखा है। अजंता इलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये इलैया राजा को दिया जाएगा। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर कि हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो अभी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है 2026 जो जारी हुआ उसमें भारत का स्थान 16वां है। कौन सा है? 16वां स्थान भारत को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से ये आप जो देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, तो ये रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है क्या? तो जिस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति या जिम्मेदार नागरिक की बात करते हैं उसी तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नेशंस यानी कि जिम्मेदार राष्ट्र का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये खबर में आया क्यों? तो भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है इसमें 154 देशों में, कितने देश थे? टोटल 154 देश था। ठीक है, उसमें 16वां स्थान दिया गया है। पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है क्या? तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो है एक वैश्विक ढांचा है जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है और यह इस बात का आकलन करता है कि देश अपनी शक्ति का प्रयोग कितनी जिम्मेदारी से कर रहा है, अपने नागरिकों के प्रति, पर्यावरण के प्रति और वैश्विक समुदाय के प्रति ये क्या कर्तव्य अपना निभा रहा है। ठीक है, सही तरीका से अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या नहीं, इस हिसाब से ये रैंकिंग रिलीज किया जाता है जिसमें भारत को 16वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, अगर इसमें टॉप 5 कंट्री को हम अगर देखें तो एक नंबर पे जो कंट्री है, ये जो रैंकिंग जारी हुआ है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, तो इसमें जो एक नंबर पे कंट्री आपका है इसमें आप सिंगापुर एक नंबर पर है। 2 नंबर पर स्विट्जरलैंड, 3 नंबर पर डेनमार्क, 4 नंबर पर साइप्रस और 5 नंबर पर आपका स्वीडन। ठीक है, तो ये 5 टॉप कंट्री जो है जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में है 2026 में अपना रैंक प्राप्त किए हैं। फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, फोर्थ पे साइप्रस और फिफ्थ पे स्वीडन। ठीक है, अगर इन पांचों कंट्री से अगर कुछ हम एक्स्ट्रा अगर फैक्ट हम रिलेट करना चाहें तो सिंगापुर ये जो है ये 4 दिवसीय यानी
4 दिन का वर्क वीक लागू करने वाला एशिया का पहला देश है। कौन? सिंगापुर। यानी कि यहाँ पर हफ्ते में 4 दिन ही काम करना पड़ता है। कहाँ? सिंगापुर में। ठीक है। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो फ्रेंडशिप एम्बेसडर, क्या? फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है, फ्रेंडशिप एम्बेसडर, ठीक है, के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर यानी कि मैत्री राजदूत, मैत्री राजदूत के रूप में किसको? नीरज चोपड़ा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगर डेनमार्क की बात करें तो करप्शन इंडेक्स में, इधर करते हैं, करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क जो है टॉप पर है, यानी कि सबसे कम करप्शन आपको डेनमार्क में देखने को मिलेगा। अगर इसमें हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत का रैंक इसमें 96 है। साइप्रस की अगर हम बात करें तो साइप्रस से भी ऐसा कुछ करंट अफेयर हम लोग रिलेट किए नहीं है पिछले कुछ दिनों में। ठीक है। स्वीडन, स्वीडन देखें तो नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का ये 32वां सदस्य बना है। कौन? स्वीडन। तो नाटो में तो अभी 32 कंट्री ही है, मेंबर कंट्री, लेकिन आपको याद रखना है कि इंडिया जो है इसका मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली है, यानी रिटायरमेंट ले ली है? तो सुनीता विलियम्स जो है ये बिलोंग करती है किस स्पेस एजेंसी से? तो ये नासा स्पेस एजेंसी, जो कि यूएसए का स्पेस एजेंसी है, उससे ये बिलोंग करती है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनीता विलियम्स ये भारतीय मूल की थी, यानी कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। इनके पिता जो थे गुजरात से बिलोंग करते थे और माता स्लोवेनिया से बिलोंग करती थी। इनका जन्म 1965 में, कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और इन्होंने नासा के बहुत सारे कैंपेन में सहयोग किए हैं। ठीक है। आप लोग को शायद मालूम होगा कि ये अभी काफी समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है यहाँ पर रिसर्च का काम कर रही थी। इन्होंने यहाँ पर करीब 600 दिन से भी अधिक यहाँ पे स्पेस में समय बिताई है। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ इसके अलावा कुछ ही दिन पहले की बात है कि इन्हें स्पेस से, जो वहां स्पेस में ये रिसर्च कर रही थी, वहां से वापस लाने के लिए नासा ने एक मिशन चलाया था, क्रू 9। क्रू 9 मिशन चलाकर लॉन्च किया था नासा ने, और उसके तहत इनको वहां से स्पेस से लाया गया था, जिसमें कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर दोनों ही अंतरिक्ष यात्री इसमें नाम आता है दोनों का। ठीक है। अगर हम नासा की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन ईयर 1958 है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष जेरेड इशाकमैन है। अंतरिक्ष में क्लाउड 9 भूतिया नामक आकाशगंगा की खोज किसने किया? तो ये नासा ने किया है। नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर सूर्या नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। ठीक है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको बचाने हेतु ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। ठीक है। पंच मिशन जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करने के लिए ये पंच मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो
नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेबलेजर उपग्रह लॉन्च किया। फ्री फायर मिशन जो है, ये आपको हम पहले भी बताए हैं कि ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर मिशन चलाया था नासा ने। प्रोजेक्ट निसार जो है, ये इसका फुल फॉर्म जो होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी नासा और इसरो का, ये दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, यूरेनस के 29वें उपग्रह एस 2025 U1 इसका नाम है। ठीक है, अगर यहाँ से हम कुछ ऑप्शन को रिलेट करें तो इसरो, अगर हम बात करें इसरो की, ठीक है, तो ये है भारत का स्पेस एजेंसी। ठीक है, जिसका PSLV C62 जो था, इसके माध्यम से भेजा गया मिशन जो था वो फेल हो गया है। इसरो PSLV C62 के माध्यम से भेजा था मिशन जो फेल हो गया है, और ये इसरो का 2026 का पहला मिशन था। 2026 का इसका फर्स्ट मिशन था इसरो का, जो कि फेल हो गया है। ठीक है, अगर हम जाक्सा की बात करें, जो कि जैपनीज स्पेस एजेंसी है। ठीक है, हालांकि भारत अपने नेक्स्ट मून मिशन के लिए ये जापान के साथ समझौता किया है। ठीक है, और CNSA जो है, ये चाइना का स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ठीक है, ठीक है, ऐसे प्रश्न जब आप एग्जाम में देखते हैं तो सोचते हैं कि ये स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन ध्यान रहे, आपको लगता है कि ये स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे ही चीजें जो हमने करंट अफेयर में पढ़े हैं, उसे उसने घुमाकर, इस तरह से घुमाकर स्टैटिक में पूछता है, जिससे कि आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये तो है अरावली रेंज में। कहाँ है? अरावली, अरावली रेंज का हिस्सा है, उसका पार्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से सवाल बनता है कि अभी ये चर्चे में क्यों आया। ठीक है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, उसको पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। ठीक है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सरकार द्वारा जल्द ही इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में ये तीनों राज्यों का जो 54 क्रम का जो स्थापना दिवस था, ये मनाया गया है। भारत के 3 प्रमुख उत्तर पूर्वी राज्य यानी मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का हर साल 21 जनवरी को, कब? 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस ये लोग मनाता है। ठीक, अगर यहाँ से कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मणिपुर और त्रिपुरा जो है, ये स्वतंत्रता से पहले ये दोनों क्षेत्र जो है रियासतें थी। कौन कौन? मणिपुर और त्रिपुरा। अक्टूबर 1949 में इन्हें भारत में विलय किया गया। शुरुआत में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और 21 जनवरी 1972 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। यहाँ से अगर हम मेघालय की बात करें तो 1970 में मेघालय असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य बना। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। राजधानी शिलोंग, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बिरसा 101 ये किससे संबंधित है, तो ये जीन थेरेपी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरसा 101 एक आधुनिक मेडिकल तकनीक है
यह सिकल सेल एनीमिया जैसी अनुवांशिक बीमारी को ठीक करती है और यह जीन जो है, यह जीन एडिटिंग तकनीक पर आधारित है। आपको यह भी याद रखना है कि भारत ने जो सिकल सेल एनीमिया जो है, इससे मुक्ति का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, सिकल सेल एनीमिया से, ये 2047 तक इसका टारगेट है, इससे मुक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो हाल ही में जारी रिपोर्टर्स के अनुसार एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का जो रैंक है, ये छठा है। क्या है? छठा रैंक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पर रहा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई भी चीज, कौन सा देश जो है कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, टॉय मैन्युफैक्चर हो गया, ये बहुत सी चीजें जो है मैन्युफैक्चर हो गया। तो मैन्युफैक्चर के दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो इसमें अमूमन सी बात है, इसमें टॉप पर आपको चाइना ही मिलेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट में एशिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भारत द्वारा विनिर्माण सुधारों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। ठीक है, एशिया के अन्य अगर आप देशों का प्रदर्शन देखें तो पहला स्थान पे चीन चाइना है, दूसरा पे मलेशिया, तीसरा पे वियतनाम, चौथा पे सिंगापुर और पांचवा पे दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, और भारत छठे स्थान पे है। नेक्स्ट चले कि किस दिन हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे जो है 24 जनवरी को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है? कोई तो रीजन होगा। तो भारत के इतिहास में नारी शक्ति के लिए एक ये इंपॉर्टेंट डे है। इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी जो थी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, 24 जनवरी को। और इसीलिए इसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित कर दिया है। ठीक है, यहाँ से अगर जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात कर ले तो 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली दिवस और डीआरडीओ की स्थापना दिवस है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को रक्षा बल वयोवृद्ध दिवस, 15 जनवरी आर्मी डे और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है? ठीक है, तो ये कहाँ बनने जा रहा है? तो होप आइलैंड। कहाँ? होप आइलैंड पर ये बनने जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जो है, इन्होंने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है। प्रस्तावित सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जो है खाड़ी में होप आइलैंड पर बनाई जाएगी और होप आइलैंड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लगभग 600 किलोमीटर दूरी स्थित है, जो भारत का प्रमुख अंतरिक्ष बंदरगाह है। अगर यहाँ से हम आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। स्थापित कब हुआ था? स्थापना इसका आंध्र प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को। भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था और इसका विभाजन 2 जून 2014 को हुआ। इससे तेलंगाना बनकर अलग हुआ है। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे आप देख आपको मिलेगा काकीनाडा। ठीक है, और यहाँ से इधर यहाँ पे आपको ये जो है आप होप आइलैंड की जो अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो अनार है, अनार की किस्म है अनंतपुर अनार,
इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तिरुमला आंध्र प्रदेश में। दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुद्दिम डाका में रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो जो आईएमएफ है, पहले इसका कहना था कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 6.6 रहेगा, परंतु अब इसे अपने अनुमान को बढ़ा करके ये 6.6 से 7.3% भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कर दिया है। कौन? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 7.3% कर दिया है, जो पहले 6.6% था। ठीक, यहां से अगर हम आईएमएफ की बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1944, इसका प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, प्रथम उप प्रबंध निदेशक डैन कार्ड्स और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट चले। अगर कुछ आईएमएफ से और हम रिलेट करें तो इसी आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। कौन सा रिपोर्ट? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ये फैक्ट आप एडिशनल रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर एक बात और हम यहाँ से रिलेट करें तो ये तो आईएमएफ के द्वारा 7.3% बताया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड बैंक जो था, वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहेगा भारत का 7.2% रहेगा। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 7.2% और आईएमएफ का कहना है कि 7.3% रहेगा। नेक्स्ट चले। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नितिन नवीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला और वह पार्टी के 12वें क्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए। भारतीय जनता पार्टी, इसका फॉर्मेशन ईयर 1980, संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये नितिन नवीन जो है, नितिन नवीन के पहले यानी कि बीजेपी के 11वें नंबर के जो अध्यक्ष, बीजेपी के 11वें नंबर के जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे? जेपी नड्डा थे। ओपी बिरला, ओपी बिरला जी जो है ये 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा, ये दोनों के समय ये लोकसभा स्पीकर बने हुए हैं। 17वीं में तो थे ही और 18वीं चल रहा है, इसमें भी ये लोकसभा स्पीकर बने हुए हैं ओपी बिरला। ठीक है, अगर हम बात करें नितिन गडकरी की, तो ये सड़क मंत्रालय संभाल रहे हैं और इन्हें हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको? नितिन जयराम गडकरी को। ठीक है, ये आपका कल का सवाल था कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है राकेश अग्रवाल को। राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है?
तो ये किया है ऑपरेशन स्वदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि आर्यन वार्ष्णेय किस राज्य या यूटी से संबंधित है जो भारत के 92 क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फीडबैक के रूप में जरूर दें। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।